7 होगा ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि ऑडियो अच्छी आ रही है और वीडियो भी अच्छी आनी चाहिए। 9:17 क्लास लाइव हो चुकी है एंड आई होप कि आप लोग भी अब क्लास के लिए रेडी होंगे। अभी आपका मैसेज नहीं दिख रहा है तो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि आप सारे लोग क्लास से जुड़ गए होंगे या जुड़ रहे होंगे और क्लास के लिए प्रॉपर्ली रेडी भी हो रहे होंगे, मतलब कि नोटबुक और पेन के साथ अब आप रेडी होंगे। सेशन 7 है आज का, 15 मार्च फ्राइडे, और सेशन नंबर 7 पॉपुलेशन इकोलॉजी हमने कल खत्म कर ली थी। अब मैसेजेस आने शुरू हो गए, ढेर सारे गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग, जो लोग जुड़ चुके हैं उनको और जो लोग जुड़ने वाले हैं उनको भी। और सबसे पहले मैं कुछ बेसिक बातें लिख दूं। तो ये है हमारा सेशन नंबर 7। डेट है 15 मार्च 2024 और आज बात होगी कम्युनिटी इकोलॉजी की। मतलब कि पारिस्थितिक समुदाय की हम बात करेंगे। कम्युनिटी इकोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है वो भी अभी देख लेते हैं। मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं। सब लोगों को गुड मॉर्निंग, सब लोगों को गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत वेलकम। और क्लास में आप लोग अब अच्छे से सेटल हो जाएं। चलिए, तो कल की तरह आज का भी फॉर्मेट रखेंगे। सबसे पहले तकरीबन 20 मिनट लगातार पढ़ाई, उस बीच ना तो मैं मैसेज को देखूंगा और ना आप मैसेज भेजेंगे, क्योंकि मैसेज भेज के भी आप अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करेंगे और आपस में तो बिल्कुल मैसेज नहीं करेंगे, राइट, अगर आप ब्लॉक नहीं होना चाहते तो आपस में बातचीत वाले मैसेज बिल्कुल नहीं आएंगे। और रही बात मेरे तक मैसेज और क्वेरी भेजने की, तो जब 20 मिनट पढ़ाने के बाद हम जब किसी टॉपिक पर क्वेश्चन मांगेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन का बहुत वेलकम रहेगा और उन क्वेश्चन को फिर हम आंसर भी करेंगे, राइट। लेकिन ऐसे नहीं, बीच बीच में अगर इंटरप्ट होता रहेगा तो क्लास का फ्लो टूटेगा और फिर आपको जो मैं कवर कराने जा रहा हूँ, जो समझाने जा रहा हूँ, वो क्रम टूटता रहेगा तो आपको भी समझने में मजा नहीं आएगा और ना मुझे समझाने में मजा आएगा। तो इसलिए एक ये हम लोग अब डिसिप्लिन आज के बाद, कल से ही हमने इंप्लीमेंट कर दिया है, तो इस डिसिप्लिन को हम इंप्लीमेंटेड रखेंगे कि हर 20 मिनट 25 मिनट के बाद जब एक सेगमेंट हमारी आज की क्लास का खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन का पार्ट रखेंगे, क्वेश्चन के पार्ट को डील करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे जाएंगे। इस बीच आप लोग मैसेज से बचिए और जितना कुछ हम लिखते जा रहे हैं उसको आप मेरे साथ ही समझते और लिखते रहिए। आज एक और कोशिश करूंगा आप लोगों को थोड़ा सा चैलेंज करने के लिए, वो ये कि मैं चाहूंगा कि मैं जैसे जैसे लिखते जा रहा हूं आप भी मेरे साथ लिखते जाएं। इसका मतलब है कि मैं लिख करके बोर्ड से हट करके और आप लोगों से पूछूंगा नहीं कि हो गया कि नहीं हो गया। आप आज अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा के देखिए। अगर आप लोग बढ़ा लेते हैं तो आने वाले क्लास में आप कहीं बेहतर अपने टाइम को यूज कर पाएंगे। तो आज अपने आप को यह चैलेंज दीजिए कि क्या हम सर के लिखने के साथ साथ हम भी लिख रहे हैं, क्या हम हर चीज को एट द सेम टाइम फिनिश कर पा रहे हैं। जब मैं फिनिश कर रहा हूं उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि फटाफट हम लोग एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट पे मूव करेंगे। अगर कुछ छूट जाता है तो मैं 1-2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए हट जाऊंगा स्क्रीन से, लेकिन आज हम और आप मिलकर के कोशिश करते हैं कि इसकी जरूरत ना पड़े। सारे लोग तैयार हैं इसके लिए? एवरीवन रेडी? यस। चलो। अच्छा, जिन लोगों के कल वाले क्वेश्चन है पिरामिड और बेल शेप में क्या अंतर वगैरह है, कल का वीडियो देखो, मैंने बहुत क्लैरिटी के साथ समझाया है। कल का वीडियो देखो, उसको दोबारा भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। हम लोग कम्युनिटी कॉलेज में क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम करेंगे कि एक समुदाय की कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक लेवल पे हम समझ चुके हैं, लेकिन चूंकि कम्युनिटी कॉलेज हम फिर से कर रहे हैं तो हम यहाँ पर एक बार फिर से देखेंगे कि कम्युनिटी की कॉन्सेप्ट क्या है। फिर हम दूसरा देखते हैं कि किसी भी कम्युनिटी की स्ट्रक्चर कैसे बनी है। मेरे साथ सारे लोग लिख रहे होंगे तो दैट कि ये फिनिश हो और आपका भी फिनिश हो जाए और हम फिर आगे चल पड़े। तो किसी भी समुदाय की संरचना क्या होती है। तीसरा हम देखेंगे इसके फीचर क्या क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे अंतर प्रजातीय संबंध, इंटर स्पीसीज रिलेशन। इसका मतलब है कि एक स्पीसीज का दूसरी स्पीसीज से क्या रिलेशन रहेगा, हम वो भी देखेंगे। इसके बाद इसी टॉपिक में पढ़ना पड़ता है फूड चेन और फूड वेब।
और लास्ट में थोड़ा सा बेसिक हम लोग पढ़ेंगे अनुक्रमण के बारे में, जिसको कि हम कहते हैं सक्सेशन, और लास्ट में करेंगे, बिल्कुल लास्ट में, कुछ जुड़े शब्द और कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट्स, रिलेटेड टर्म्स, एंड कॉन्सेप्ट्स। इंग्लिश में लिख रहे हैं, जब समझाएंगे तो हिंदी में भी समझाएंगे, ठीक है। जैसे कि इकोलॉजिकल निश, दूसरा गिल्ड, तीसरा इक्विवेलेंट, चौथा इकोटोन, इसकी अच्छी हिंदी नहीं मिली, इसलिए इकोटोन, ऐसे कई लोग इसको लिखते हैं। संक्रमण क्षेत्र, तो देख लेते हैं कि वो क्या होता है। तो आज काफी कुछ करना है, करेक्ट। लो, वंशिका ने एक सवाल पहले ही से पूछ रखा है, इकोटोन क्या होता है, बता दीजिए। CDS 2024 में पूछा गया था, आ गया यहाँ पर। है
तो काफी काफी कुछ करना है। तो ये देख लिया हमने आज के टॉपिक्स, इसको मैं कहता हूं आज का एजेंडा, टुडेज एजेंडा। शुरू कर लेते हैं कम्युनिटी के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है वहां से शुरू करते हैं। ये चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं तो अब समझना आसान होगा। जब भी हम इकोलॉजिकल कम्युनिटी की बात करते हैं, जब भी, तो इसका मतलब होता है कि कई सारी स्पीसीज हैं और एक ही हैबिटेट में रह रहे हैं, एक ही पर्यावास के क्षेत्र में रह रहे हैं, कई सारे स्पीसीज हैं एंड दे लिव टुगेदर इन द सेम हैबिटेट। अब एक ही हैबिटेट में हैं तो कहीं ना कहीं उनका कोई रिलेशन जरूर होगा, डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है। अगर आप एक तालाब को कंसिडर करें तो एक तालाब में छोटे छोटे एल्गी भी होते हैं, छोटे छोटे एनिमल भी होते हैं जो तैरते रहते हैं। उन एनिमल को खाने के लिए उससे बड़े एनिमल होते हैं, उनको खाने के लिए फिशेज होती हैं, फिशेज को बड़ी फिशेज खाती हैं, बड़ी फिशेज को हो सकता है कि अगर कुछ मगरमच्छ वगैरह टाइप का हो तो वो भी खा डालेगा, करेक्ट। लेकिन एक चीज जो आप देखते क्या है कि एक ही तालाब में ढेरों प्रजातियां, ढेरों स्पीसीज पाई जाएंगी और ये सब मिल करके उस तालाब की एक कम्युनिटी बनाते हैं। जब भी हम एक कम्युनिटी की बात करते हैं तो कम्युनिटी में हम कभी भी एबायोटिक फैक्टर को नहीं शामिल करते हैं। कम्युनिटी के डिस्क्रिप्शन में एबायोटिक फैक्टर शामिल नहीं होता। कम्युनिटी के डिस्क्रिप्शन में शामिल क्या होता है, कम्युनिटी के डिस्क्रिप्शन में शामिल होता है सिर्फ और सिर्फ बायोटिक फैक्टर, मतलब कि कौन कौन सी अलग अलग स्पीसीज हैं और वो सब एक साथ कहाँ रह रहे हैं, फिर उनके बीच क्या ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बीच किस तरह के रिलेशन है। कई रिलेशन डायरेक्ट हो सकते हैं, कई रिलेशन इनडायरेक्ट हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे स्पीसीज एक दूसरे से डायरेक्टली ही इंटरेक्ट करें, बहुत सारे रिलेशन इनडायरेक्ट भी होते हैं। बहुत सारे रिलेशन, जैसे शेर और घास के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। राइजोबियम और उन पौधों के बीच में जिनके साथ राइजोबियम की म्यूचुअलिज्म नहीं है, पारस्परिकता नहीं है, उनके बीच कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है। लेकिन इस बात से आप मना नहीं कर सकते कि वो सब के सब एक ही कम्युनिटी के हिस्से हैं। तो कम्युनिटी को ऐसे भी हम कह सकते हैं कि एक इकोसिस्टम, एक पारिस्थितिक तंत्र का कम्युनिटी जो है बायोटिक पार्ट है और उसमें एबायोटिक जोड़ दीजिए, वो पारिस्थितिक तंत्र बन गया पूरा का पूरा। तो ये है कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट, लिखने का काम करते हैं। कम्युनिटी एक ही साझा पर्यावास, कई भिन्न प्रजातियों के पॉपुलेशन जिनके बीच परस्पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अंतर संबंध है और एक कुल विशिष्ट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संरचनात्मक संगठन पाया जाता है, उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। राइट, ये चार चीजें अगर एक साथ होंगी तो वो कम्युनिटी ही कहलाएगा। अगर इंग्लिश में बात करें तो शेयर्ड हैबिटेट एट कॉमन पॉइंट ऑफ टाइम, populations of different species, mutual direct और indirect interaction and a specific type of structural organization। आपको पता होता है कि कौन सी स्पीसीज कौन सी जगह पे पाई जाएगी। अगर घास हैं तो आपको पता है कि फॉरेस्ट के फ्लोर पर वो घास पाई जाएगी, और बड़े बड़े ट्रीज हैं तो आपको पता है कि कहाँ पाए जाएंगे, मंकीज कहाँ पाए जाएंगे और टाइगर कहाँ पाए जाएंगे। तो किसी भी कम्युनिटी का एक खास स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। जब ये चार चीजें एक साथ होंगी तब उसको हम कहेंगे कम्युनिटी। बहुत सारे लोगों ने डन ऑलरेडी लिख दिया है, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि आप लोग, मैंने एक बार कहा और आप लोगों ने अपना स्पीड दिखला दिया। आप एक क्लास में करके देखो, आपको इस तरह की आदत लग जाएगी, आप हैबिचुएट हो जाओगे कि यूपीएससी की तैयारी कैसे इंटेंसली की जाती है। फिर आपको खुद से ना, आपको इरिटेशन हो जाएगी अगर कोई टीचर लगातार पढ़ाने की बजाय थोड़ी थोड़ी देर के बाद बोर्ड छोड़ के हट जाए ना। आप कहेंगे कि क्यों ही बोर्ड छोड़ के हट रहे हैं, हम क्या बच्चा है कि हम देखेंगे, आप लिख देंगे तो हम देख के उतारेंगे। देख के उतारने वाला काम तो बच्चे करते हैं, है ना। आप ग्रेजुएट हैं या होने जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप सिविल सर्विस में अपियर होने जा रहे हैं, वो समझिए। तो सिविल सर्विस में अपियर होने वाला बच्चा जो है वो दूसरी क्लास के बच्चे की तरह नहीं करेगा कि बोर्ड पे लिख दिया तो वहां से उतार रहे हैं, और जब टीचर बोर्ड पे लिख रहे थे तो चुपचाप टीचर को देख रहे थे। ये सब स्कूल के बच्चे, दूसरी क्लास के बच्चे आजकल तो वो भी नहीं करते। मेरी छोटी सी बेटी है, अभी 5th क्लास में गई है, तो मैं 4th क्लास में उसको देख रहा था कि मैं बोल रहा था और वो कुछ कुछ लिख रही थी। मैं बोर्ड पे अगर उसको कुछ समझा रहा हूँ या आईपैड पे समझा रहा हूँ तो समझते समझते अपने नोटबुक में लिख रही थी। मुझे लगा कि देखो आज के बच्चों को क्या हो गया, है ना। तो मैं भी आप लोगों से बड़ा प्रभावित हूँ। जस्ट मेंटेन दिस, आपको आदत लग जाएगी और आप किसी और हाईवे पर जो है सो प्रिपरेशन के हाईवे पे चले जाएंगे। आपने कहा था कि आपके साथ साथ चले, ना कि आप हमारे साथ, बस यही लाइन याद है। देखो एक बात मैं बताता हूँ, मैं तुम लोगों का बड़ा भाई हूँ और आप में से कई लोग इतने छोटे होंगे कि मुझे अंकल की नजरों से भी देख सकते हैं, उसमें भी कोई परवाह नहीं है। मैं हर वक्त आप लोगों के लेवल पे, आप लोगों के स्पीड पे आने के लिए तैयार हूँ, हर वक्त तैयार हूँ। मुझे क्या ही दिक्कत हो सकती है, मैं सुबह उठ करके तैयार होकर के और इस क्लास के लिए एकेडमिकली तैयार होकर के, ये देखो
सुबह सुबह अपडेट करके इसको ऑर्गेनाइज करके लाया हूँ। इसलिए लाया हूँ कि कुछ छूट ना जाए, इसलिए नहीं कि मैं इसको देखे बगैर पढ़ा नहीं सकता, लेकिन कुछ छूट ना जाए, क्योंकि मान लो कि मैं अपने भरोसे पे अपने ईगो पे आ गया कि नहीं मैं बगैर देखे पढ़ाऊंगा, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई पॉइंट छूट गया तो नुकसान तो आपका होगा ना, तो वो बात है। तो मुझे आपके लेवल पे आने में, आपके स्पीड पे आने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस इतनी है ना कि उसमें आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी। अगर आप मेरे स्पीड पे आने की कोशिश करेंगे तो आपका प्रोग्रेस होगा, राइट। तो बस इतनी सी बात है। मेरे गले का ना सोच रहा हूँ कि कुछ आयुर्वेदिक दवा वगैरह लिख ली जाए। चलो, तो चलो शुरू करते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अरे जरूरी नहीं है सब लोग बिग ब्रदर ही बोले, कुछ लोग अंकल भी बोल देंगे, तो मैंने बोला ना कि मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छा, चैप्टर के बाद एक टेस्ट ले लीजिए। चलो ये भी डन हो गया। बेसिक इकोलॉजी इसमें खत्म हो जाएगा। उसका एक छोटे से, अब देखो ऑनलाइन टेस्ट कैसे ऑर्गेनाइज होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम अच्छे स्तर के करीब 25-30 क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे, जिसको कि आप सॉल्व कर सकते हैं, और उसका सारा का सारा आंसर मेरी क्लासेस में मिल जाएगा। डन। चलिए, अब कम्युनिटी के बारे में जब हम कॉन्सेप्ट समझ लिए, तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज जो कि ऑब्वियस है हम सारे लोगों के लिए, लेकिन लिखना जरूरी है कि कम्युनिटी जो है एक इकोसिस्टम का जैविक भाग है, बायोटिक पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है, कम्युनिटी में आप ए बायोटिक मिला दीजिए और कम्युनिटी हो गई इकोसिस्टम, करेक्ट। तो ये बात लिख लीजिए और हमारा पहला वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। चल, सबसे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग काम हम लोग कर ले, और वो इंटरेस्टिंग काम क्या है कि जो जो टॉपिक होता चला जाए उसको हम लोग कट करते चले जाएं। ये हो गया। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी पर। स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी को पहले हम लोग समझ लें, उसके बाद हम लोग उसको लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो, जब हम कम्युनिटी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बेसिकली दो चीजों की बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इस कम्युनिटी में डाइवर्सिटी क्या है। कम्युनिटी जाहिर है अलग अलग प्रजातियों से बनी है, अलग अलग स्पीसीज से बनी है। तो हम सबसे पहला सवाल यही करते हैं कि इस कम्युनिटी की डाइवर्सिटी क्या है, मतलब कि इस कम्युनिटी में कितनी स्पीसीज पाई जा रही हैं, और उन स्पीसीज की संख्या में, उनकी मात्रा में क्या कोई तुलनात्मक मतलब क्या कोई तुलनात्मक समतुल्यता है। इन अदर वर्ड्स कि मान लो कि अगर 1000 हिरण हैं, तो 1000 हिरण के आधार पर कम से कम 3-4-5 बाघ उस एरिया में रह सकते हैं। अगर 1000 हिरण सच में है तो 3-4 बाघ उस जगह पे हो सकते हैं। तो अब हमें ये देखना होगा कि मान लो कि हिरण तो 1000 हैं, लेकिन अगर बाघ एक ही है, तेंदुआ भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि हिरण और बाघ दोनों एक एक प्रजाति करके तो हैं, लेकिन उनके बीच जो है एक इकोलॉजिकल समतुल्यता जो हो सकती है वो नहीं है। 1000 हिरण पे कम से कम 4 बाघ की गुंजाइश होती थी, वो समतुल्यता नहीं मिल रही है। इसी तरह से मान लो कि 10 हेक्टेयर का एक फॉरेस्ट है, और बहुत घना फॉरेस्ट है, काफी सारा घास है, सब कुछ है, और वहां पर महज 10 हिरण है। तो फिर इतने बड़े फॉरेस्ट में घास और हिरण के बीच में इकोलॉजिकल समतुल्यता नहीं होती है। तो जब भी हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, विविधता की बात करते हैं, तो विविधता में दो तरह की विविधताएं आएंगी। पहली विविधता आती है जिसको हम कहते हैं स्पीसीज की विविधता, प्रजाति की विविधता, और दूसरा कि जो प्रजातियां हैं उनके बीच पारिस्थितिक समतुल्यता है कि नहीं, संख्यात्मक समतुल्यता नहीं होगी। आप ऐसे नहीं मान सकते हैं कि 1000 अगर डियर हैं, 1000 हिरण हैं, तो 1000 बाघ भी होने चाहिए। सारी प्रजातियां एक ही संख्या में बिल्कुल नहीं हो सकती, लेकिन उनके बीच फिर भी एक इकोलॉजिकल समतुल्यता, एक इकोलॉजिकल कह लीजिए कि प्रोपोर्शनैलिटी जरूर से होनी चाहिए। अगर वो है तो हम कहेंगे कि वो कम्युनिटी में अच्छी खासी डाइवर्सिटी है। दूसरी बात, ये ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन से हमारा ये मतलब है कि ये जो स्पीसीज हैं, ये जो प्रजातियां हैं, ये एक दूसरे के सापेक्ष कहाँ और कैसे ऑर्गेनाइज है, उतना ही जरूरी है। जैसे कि शैवाल हुए, तो शैवालों को आप देखेंगे कि कुछ शैवाल जो हैं वो पॉन्ड के एकदम बॉटम में रहते हैं, जैसे कि कैरा। इसी तरह से कुछ शैवाल पॉन्ड के सरफेस पर तैरते रहेंगे, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास वोल्वॉक्स, तो ये सतह पे तैरते रहेंगे। क्लोरेला भी सतह पे रहेगा। तो कौन सी प्रजाति कहाँ पाई जाती है, और उसके उससे जो संबंधित प्रजाति है वो उसके आसपास पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप किसी एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को देखेंगे तो वहां पे प्रजातियां काफी सिस्टमेटिक तरीके से एक दूसरे से ऑर्गेनाइज होती हैं। उसका हम अभी डायग्राम भी देखेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी भी कम्युनिटी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में डाइवर्सिटी आती है और ऑर्गेनाइजेशन आता है। अब उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। सेकंड, इसकी संरचना क्या होती है या स्ट्रक्चर इसका क्या होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके दो डायमेंशन है, दो आयाम है। आयाम की इंग्लिश डायमेंशन होती है। जो हमारे हिंदी वाले बच्चे हैं वो भी इसको इंग्लिश वाले टर्म को नोट करते रहिए। आपके लिए भी उतना ही जरूरी है कि साथ साथ आप हिंदी में तैयारी करिए, हिंदी में एग्जाम भी दीजिए और हिंदी में क्लियर भी कीजिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी को आप एनरिच करेंगे तो ये एग्जाम भी आसान हो जाएगी, क्योंकि इस एग्जाम के कई स्टेजेस में अनचाहे में आपकी इंग्लिश टेस्ट हो जाएगी। और दूसरा ये है कि जब आप सेलेक्ट होकर के एकेडमी जाएंगे तो किसी भी तरह की हीन भावना नहीं होगी। मैंने बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चों से ये सुना है कि सर एकेडमी में थोड़ा सा हम अलग थलग पड़ जाते हैं, तो वो हीन भावना आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। और जब आप फील्ड में जाएंगे तो बहुत सारी फाइल वर्क जो है वो प्योर इंग्लिश में होती है आज की डेट में भी। इसलिए इंग्लिश पर भी हमें अपना कमांड, चाहे हमारा माध्यम कुछ भी हो, इंग्लिश में हमें हमारा कमांड बेहतर करते चले जाना है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अभी आप लोग बहुत बच्चे हैं तो इन चीजों का महत्व आप नहीं समझते हैं, लेकिन एज ए टीचर अगर अभी से हम आपको उस डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा पुश करें तो अनजाने में ही आप काफी प्रोग्रेस कर लेंगे, राइट। तो इसके दो डायमेंशन होते हैं। पहला डायमेंशन क्या होगा, विविधता। विविधता किस चीज की, तो प्रजाति की विविधता। और दूसरा जिसको हम कहते हैं संगठन।
संगठन को हम कहते हैं इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी। अब देखते जाइए, डाइवर्सिटी के दो आयाम, पहला है प्रजातियों की संख्या और दूसरा है संख्या को आप प्रचुरता भी कह सकते हैं। यहाँ इंग्लिश में इसको कहते हैं स्पीसीज अबंडेंस या स्पीसीज रिचनेस। ठीक है, इसके बाद हम कहते हैं जो दूसरा वाला पार्ट है वो है प्रचुरता की पारिस्थितिक समतुल्यता, कि अलग अलग प्रजातियों की जो भी प्रचुरता है उसमें एक इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस है कि नहीं है। राइट, तो इसको हम लिखते क्या है, इकोलॉजिकल प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी मतलब समतुल्यता, क्या कह लीजिए कि उनका अनुपात मोर और लेस एक समान दिखेगा। ठीक है, तो प्रचुरता की पारिस्थितिक समतुल्यता, और इन दोनों को मिला करके डाइवर्सिटी बनती है। इसके बाद संगठन, संगठन में ये देखा जाता है कि विभिन्न प्रजातियों के पॉपुलेशन किस प्रकार से वितरित हैं, क्या कम्युनिटी के एक ही भाग में वितरित हैं या कम्युनिटी के अलग अलग भागों में वितरित हैं, वो देखने वाली बात हो जाती है, जिसको हम कहते हैं संगठन। ठीक है, कि हाउ डिफरेंट स्पीसीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द कम्युनिटी। इसको थोड़ा सा और समझाना होगा, फिर हम लोग बात करते हैं। आप लोग इसको एक बार देख लीजिए और इसको कंप्लीट कीजिए पहले। डन, बहुत ही शानदार। अब इसको समझते हैं। जनरली ऐसा माना जाता है कि किसी भी कम्युनिटी में जितनी ज्यादा विविधता होगी, जितनी भी ज्यादा विविधता होगी, विविधता दोनों ही लेवल पे, एक ही स्पीसीज के रिचनेस के लेवल पे कि कितनी ज्यादा प्रजातियां हैं, और दूसरा कि प्रजातियों के सदस्यों की जो संख्या है उनके बीच एक इकोलॉजिकल अनुपात है कि नहीं। क्योंकि अगर इकोलॉजिकल अनुपात है तो वो रिलेशन बैलेंस में रहेगा, अगर इकोलॉजिकल अनुपात नहीं है तो वो रिलेशन इनबैलेंस हो जाएगा। और दूसरा जो प्रचुरता की बात हम कर रहे थे, राइट, तो प्रजातियों की संख्या की प्रचुरता और संख्या की प्रचुरता के साथ साथ संख्या का एक इकोलॉजिकल अनुपात, अगर दोनों ही मिलता है तब हम उस कम्युनिटी को कहते हैं कि ये एक डाइवर्स कम्युनिटी है, ये काफी विविध कम्युनिटी है। और जब विविध कम्युनिटी की बात हो गई तो एक चीज जो आप सब लोग समझिएगा कि कोई भी कम्युनिटी जितना ज्यादा विविध होगा उसकी स्थिरता उतनी ही ज्यादा होगी, मतलब कि इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेज वो उतने बेहतर तरीके से झेल पाएगा। ये एक सिद्धांत है और इसके एग्जाम्पल को भी हम आपको देकर के समझाएंगे। अभी पहले सिद्धांत को एक बार और सुन लीजिए। सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी प्रजाति, सॉरी, कोई भी कम्युनिटी जिसमें प्रजाति विविधता काफी अच्छी है, इसका मतलब है कि प्रजातियों की संख्या भी अच्छी है और उनके बीच इकोलॉजिकल संतुल्यता का मामला भी अच्छा है, तो वो काफी एक विविध कम्युनिटी होगी। और ऐसी विविध कम्युनिटी निश्चित तौर पर ज्यादा स्थिर कम्युनिटी होगी। इन अदर वर्ड्स कि कभी भी किसी तरह का जो इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस की जो हम बात करते हैं, तो ये जो इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है वो कम से कम यहाँ पर होगा। ठीक है, क्यों होगा, एक एग्जाम्पल अब देख करके देखते हैं। एक चीज आप कल्पना करिए कि एक बड़ा ही डेंस सा फॉरेस्ट है, जहाँ पे खूब सारी ट्रीज हैं, बहुत सारी घास है, बहुत सारे छोटे छोटे पौधे हैं, और उनको खाने के लिए हिरणों का बहुत बड़ा झुंड है, बहुत ही बड़ा झुंड है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इतने बड़े से फॉरेस्ट में हिरण बहुत सारे हैं, और हिरणों के साथ साथ जो है उनके पीछे कुछ कार्निवोर भी है, 2 टाइगर हैं और 5-6 तेंदुए हैं जो हिरण के पॉपुलेशन पर नियंत्रण बनाए हुए हैं। अब एक एग्जांपल लेके देखो कि मान लो कि टाइगर और तेंदुए दोनों ना होकर के सिर्फ टाइगर होता, और किसी घटना में या शिकारियों के अवैध एक्टिविटी से दोनों ही टाइगर मारे जाते हैं, और यहाँ पर अगर तेंदुए नहीं होते, लेपर्ड नहीं होते, तो क्या होता। लेपर्ड अगर नहीं होता और टाइगर दोनों अगर मारे गए, इसका मतलब है कि कोई भी कार्निवोर नहीं बचा इस फॉरेस्ट में। कोई भी कार्निवोर अगर नहीं बचेगा तो हमारे जो हिरण हैं उनके नंबर्स पे जो कंट्रोल इन टाइगर या लेपर्ड की वजह से हो रहा था, वो कंट्रोल खत्म हो जाएगा। हिरणों का नंबर बहुत तेजी से बढ़ेगा, जो डियर हैं, डियर्स का नंबर बहुत तेजी से बढ़ेगा। डियर्स का नंबर बढ़ने से फॉरेस्ट में जो ग्रास है, उस ग्रास को बहुत एग्रेसिवली ये लोग खाने लग जाएंगे, और फॉरेस्ट का फ्लोर वेजिटेशन, फ्लोर का मतलब कि सतह का वेजिटेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और फॉरेस्ट के फ्लोर का वेजिटेशन अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो फॉरेस्ट की सॉइल डिस्ट्रॉय हो गई। अब एक मिनट के लिए इमेजिन करो कि फॉरेस्ट जो है वो प्लेन पे, समतल मैदानी इलाके के फॉरेस्ट की बात ही नहीं हो रही है, ये हो रही है पहाड़ी फॉरेस्ट की, जहां पर स्लोप है। करेक्ट, अब स्लोप वाले फॉरेस्ट में ग्रास का वेजिटेशन हिरणों ने मिलकर के साफ कर दिया, वहां की मिट्टी अब एक्सपोज हो गई। अब थोड़ी भी बारिश होती है तो मिट्टी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पानी को एब्जॉर्ब कर ले रही है, और धीरे धीरे मिट्टी का वजन बढ़ता जा रहा है, और ग्रास खत्म हो गए हैं। ग्रास के रूट से जो मिट्टी को एक बंधन मिलता था, जो एक बाइंडिंग मिलती थी, वो बाइंडिंग खत्म हो गई। अब ये वाला जो फॉरेस्ट है वो लैंडस्लाइड के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। अगर कई दिनों तक बहुत ज्यादा बारिश हो, थोड़ा और डिस्टर्बेंस हो, तो ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट लैंडस्लाइड के साथ नीचे आ जाएगा। हुआ कैसे, छोटी सी घटना हुई कि किसी फॉरेस्ट में टॉप लेवल के कार्निवोर जो कि मांसाहारी है, उसकी डाइवर्सिटी नहीं थी, बस 2 टाइगर थे, वो मिलकर के हिरण के नंबर को कंट्रोल कर रहे थे, कोई और नहीं था। और उसकी वजह से जब दोनों टाइगर किसी भी वजह से जब उनका शिकार हो गया, और जब ये दोनों टाइगर खत्म हो गए, तो अचानक से हिरणों की संख्या में एक्सप्लोजन हो जाता है, और इस तरह से बाकी चीजें होती हैं। अगर मान लो कि टाइगर के साथ साथ तेंदुए भी होते, वहां पर टाइगर के साथ साथ तेंदुए भी होते, तो क्या होने जा रहा था, टाइगर नहीं रहे, फिर भी तेंदुओं के जरिए उन डियर्स का पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकता था।
अंडरस्टूड? तो डाइवर्सिटी ने क्या रोल प्ले किया वहां पे कि अगर 3-4 स्पीसीज हैं और वो एक ही रिसोर्स को एक ही तरह से कंज्यूम करते हैं, अब चाहे टाइगर हो, चाहे तेंदुआ हो, चाहे हिम तेंदुआ हो जिसको स्नो लेपर्ड कहते हैं, ये सब एक ही तरह के एनिमल को खाते हैं और एक ही तरह से खाते हैं। तो ये सब मिलकर के एक झुंड बनाते हैं कार्निवोर का, जिसको हम कहते हैं गिल्ड। गिल्ड शब्द हम पीछे लिखे भी हैं और आगे फिर इस पे आएंगे। तो एक गिल्ड बनता है। तो गिल्ड में अगर एक प्रजाति चली भी जाती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता है? क्योंकि गिल्ड के दूसरे प्रजाति वही काम कर रहे होंगे जो गिल्ड की वो प्रजाति कर रही थी, जो अब उस कम्युनिटी से लुप्त हो गई है। अंडरस्टूड? तो इस वजह से कम्युनिटी का डाइवर्स होना कम्युनिटी को कहीं ज्यादा स्टेबिलिटी प्रदान करता है। और जब हम बात करते हैं कि कम्युनिटी में एक संगठन होना चाहिए, तो संगठन का फायदा यह है कि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन एक कम्युनिटी में ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाता है अगर चीजें ऑर्गेनाइज्ड है तो। अब जैसे किसी भी रेन फॉरेस्ट में आप जाकर के देखेंगे तो रेन फॉरेस्ट में सबसे पहले आप देखेंगे फ्लोर वेजिटेशन, नीचे घास वगैरह छोटे छोटे पौधे हैं। उसके बाद आप देखेंगे अंडर स्टोरी, अंडर स्टोरी छोटे ट्रीज होते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कैनोपी ट्रीज। कैनोपी ट्री ऐसे कि जिनके जो उनका जो छत्र है वो एक दूसरे को लगभग टच कर रहा है और वो पूरे फॉरेस्ट का एक कंटिन्यूअस छत्र, एक कंटिन्यूअस कवर बनाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक और इमर्जेंट स्पीसीज होती है। इमर्जेंट स्पीसीज का मतलब कि इक्का दुक्का ट्रीज उस कैनोपी के भी ऊपर निकल करके अपने आप को मेंटेन करते हैं, तो उनको कहते हैं इमर्जेंट लेयर या इमर्जेंट स्पीसीज। इमर्ज करके, उद्भव करके उसके भी आगे। ठीक है? तो इस तरह से अगर आप देखते हैं ना, तो जब और स्पीसीज प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज रहती हैं तो कम्युनिटी में जितने रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उन रिसोर्सेज का बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल हो पाता है। तो अब यहां पर हमको क्या लिखना है कि विविधता से किसी भी समुदाय को क्या मिलती है? पारिस्थितिक स्थिरता मिलती है। पारिस्थितिक स्थिरता का मतलब है इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी मिलती है। और इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी मिलने का कारण क्या है? उसको हम कहते हैं स्थान पूर्ति प्रभाव। इंग्लिश में इसको कहेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसका एक और वर्ड है वैकल्पिक प्रजाति प्रभाव, कि अगर किसी एक प्रजाति के सदस्य उस कम्युनिटी को छोड़ के कहीं चले जाते हैं या वो मर जाते हैं या कुछ भी होता है तो उनकी जगह पर, ठीक है, उनकी जगह पर कोई दूसरी प्रजाति उस वही काम कर देगी। ठीक है? दूसरी जगह से दूसरी कोई प्रजाति उसी जगह पे वो काम कर देगी। डन? तो ये हो गया। ठीक है? तो विविधता से, डाइवर्सिटी से किसी भी समुदाय को क्या मिलती है? पारिस्थितिक स्थिरता मिलती है। दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट थिंग इज, और आज आप लोगों ने जितना अच्छा स्पीड बना रखा है ना, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा, बहुत शानदार। अब आता है कि प्रॉपर वितरण से क्या होता है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन से क्या होता है, इसका जो लाभ है। किसका लाभ? संगठन, विभिन्न प्रजातियों के पॉपुलेशन किस प्रकार से वितरित हैं, उसका लाभ, उसका बेनिफिट ये है कि देयर इज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का ज्यादा बेहतर इस्तेमाल हो पाता है, संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल। और जब हम संसाधनों की बात करते हैं तो विशेषकर हम दो चीजों की बात करते हैं। पहला आहार संसाधन और दूसरा हैबिटेट, जो अपना एक संसाधन है, पर्यावास क्षेत्र जो है। अगर मान लो कि सारे के सारे पेड़ पौधे एक ही लेवल पे रहें तो बहुत कम ही पेड़ पौधे रह पाएंगे। लेकिन अगर सब लोगों ने अपना अपना अलग अलग लेवल बना लिया है तो समझ लो कि फॉरेस्ट में मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग सी बना दी इन लोगों ने। ठीक है? तो संगठन के क्या क्या फायदा है? संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल। संसाधन मतलब क्या? ट्रॉफिक रिसोर्सेज, आहार संबंधित रिसोर्सेज, और दूसरा क्या? हैबिटेट स्पेस या हैबिटेट एरिया। अब यहाँ पे एक छोटा सा हमें ड्राइंग भी बनाना होगा। आप एक बार, डन, बहुत बहुत ही खूब। अब आप एक बार ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पर नजर डालें। ये है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये जो ट्रीज हैं ये कैनोपी बना रहे हैं, फॉरेस्ट का छत्र बना रहे हैं, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे ट्रीज ऐसे ही होंगे। कुछ ट्रीज बीच बीच में थोड़ी छोटी हाइट के भी आपको दिख जाएंगे, लेकिन उतनी बड़ी संख्या में भी नहीं दिखने जा रहे हैं जितनी बड़ी संख्या में आपको बड़े वाले ट्रीज मिल रहे हैं। ये जो बड़े वाले ट्रीज हैं इनकी संख्या काफी है और ये काफी घने तरीके से वहां पर मौजूद है। इसीलिए इनको हमने क्या शब्द दिया था? इनको दिया था छत्र, कि ये पूरा का पूरा उस फॉरेस्ट का छत्र बना रहे हैं, राइट? कैनोपी बना रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं, इन सब का ट्रंक बना दें तो कुछ छोटे छोटे पेड़ आपको यहाँ पर दिख गए। इसके अलावा कुछ पेड़ होंगे जो अचानक से बहुत ज़्यादा हाइट ले लेते हैं।
इक्का दुक्का ही रहेंगे लेकिन रहेंगे वो। और फिर ग्राउंड लेवल पर आपको क्या मिलेगा? छोटे छोटे पौधे, घास, छोटे छोटे पौधे। ये क्या हो गया? एक विशेष प्रकार का संगठन हो गया, जिसको कि अब आप यहां पर देख पा रहे हैं, राइट। ये फॉरेस्ट का लैंड हो गया। अब अगर हम देखें तो इसको हम कहते हैं इमर्जेंट ट्री, इसको हम कहते हैं कैनोपी ट्रीज, जो वृक्ष छत्र बनाते हैं। फिर इसको जो है हम कहेंगे अंडर स्टोरी, और इसको इसको हम कहेंगे फ्लोर वेजिटेशन। तो आप यहां लिख सकते हैं एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो कम्युनिटी का ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, वो इस तरह का होगा। और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हिंदी में नहीं लिखा, और इनका ना अच्छे वाला हिंदी मुझे मिला नहीं, तो थोड़ा सा आप लोग एक बार अपने लेवल पे भी सर्च कर लीजिएगा या हिंदी की किताब में देख लीजिएगा। सदाबहार वन वन, बिल्कुल, दे आर एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये थोड़ा अच्छा बॉक्स नहीं बना इसलिए इसको हम हटा दे रहे हैं और एक अच्छा सा बॉक्स बना दे रहे हैं। ये फिर भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ऑर्गेनाइजेशन का, संगठन का। सर बना लें इसको, क्या बात कर रहे हो रुद्रांश, अभी तक बनाया नहीं, यही अपने आप में क्राइम है। रुद्रांश पूछ रहे हैं सर बना लें इसको, जो बोर्ड पे लिख दिया समझ जाओ कि वो तुम्हारी कॉपी में छप जानी चाहिए। सर एवरग्रीन में कौन से वृक्ष होते हैं बाबू? एवरग्रीन में चौड़ी पत्तियों वाले वृक्ष होते हैं, शंकुधारी नहीं होते, ठीक है, पुष्पधारी प्लांट होते हैं और उनकी चौड़ी पत्तियों वाले ट्रीज होते हैं, बहुत शानदार क्वालिटी का उनका वुड होता है, तो ये होते हैं। देख लो इतनी डायग्राम बन गई, 3 लोगों ने पूछा है कि सर ये बना लें, तो ये दिया किस लिए था? बट ये सर पढ़ाएगा कौन? चलो वापस आ जाओ, अब हमारा ये टॉपिक भी फिनिश हो गया, स्ट्रक्चर। वापस आ जाओ, ठीक। अब हम लोग आते हैं कम्युनिटी के चंद फीचरों पर, ठीक है, कि कम्युनिटी के क्या क्या फीचर हैं। हम यहां पर हैं फीचर्स। कुछ चीजें स्वतः स्पष्ट हैं, समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो उनको बस ऐसे ही लिख देते हैं। सबसे पहला है प्रजाति विविधता, दैट मींस स्पीसीज डाइवर्सिटी, क्योंकि बगैर प्रजातियों के, कई प्रजातियों के एक साथ आए बगैर दुनिया में क्या कोई भी कम्युनिटी बन सकती है? नहीं बन सकती है। जैसे एक आदमी आबादी नहीं बना सकता, एक प्रजाति कम्युनिटी नहीं बना सकती, बहुत सारे प्रजातियों के पॉपुलेशन को एक साथ आना पड़ता है। दूसरी बात हो गई जिसको हम कहते हैं प्रजाति विविधता हो गई। दूसरा हम कहते हैं प्रजाति संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी स्पीसीज, जो कि हम देख चुके हैं, तो अब इसको दोबारा हम नहीं लिखेंगे। तो ये क्या हो गई? ये दोनों स्ट्रक्चरल फीचर्स हो गई। एक भी किसी भी कम्युनिटी की संरचनात्मक फीचर यही है। स्ट्रक्चरल फीचर्स, दीज टू आर द स्ट्रक्चरल फीचर्स। डन। इसके बाद अगर हम आ जाएं तो जो बहुत ऑब्वियस सी बात है वो है शेयर्ड हैबिटेट, साझा पर्यावास। अब ये जो है ना, आप देखो तो किताबों में कैसे लिखा रहता है वो हम अब आपको समझाना चाहते हैं। किताबों में लिखा रहता है कि जैसे मान लो कि कोई कम्युनिटी है, तो हम कहते हैं कि अलग अलग स्पीसीज के पॉपुलेशन जो एक ही भौगोलिक क्षेत्र में, एक ही जोग्राफिकल एरिया में एक ही टाइम में रहते हैं, लेकिन एक ही भौगोलिक क्षेत्र, एक ही जोग्राफिकल एरिया से एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम पता है क्या है? वो प्रॉब्लम एक ही भौगोलिक क्षेत्र का सबसे बड़ा ये है कि कितने भौगोलिक क्षेत्र को आप एक साथ चुन रहे हैं। इसीलिए जो इकोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो एक ही भौगोलिक क्षेत्र की बात नहीं करते हैं, इकोलॉजिस्ट बात करते हैं एक ही पर्यावास के। अब एक ही भौगोलिक क्षेत्र में तालाब भी हो सकता है, मैदान भी हो सकता है कि नहीं? तालाब है, तालाब के आसपास की जमीन है, हो गया। तो क्या उसको एक भौगोलिक क्षेत्र मानेंगे? तब तो पेड़ और मछली एक ही कम्युनिटी के सदस्य माने जाने चाहिए। समझ रहे मेरी बात? तो इसलिए एक ही भौगोलिक क्षेत्र नहीं, एक साझा पर्यावास, ठीक है। ग्रासलैंड मतलब ग्रासलैंड, तालाब मतलब तालाब, झील मतलब झील, नदी मतलब नदी। सो आई होप दैट पार्ट इज क्लियर। तो आज के बाद कभी भी मैंने भी जो आज कम्युनिटी की डेफिनेशन दी है, तो मैंने कम्युनिटी की डेफिनेशन ऐसे ही दी है
कि एक साझा पर्यावास में रह रहे हैं ये लोग, ना कि एक ही भौगोलिक क्षेत्र में। भौगोलिक क्षेत्र उतने वेल डिफाइंड तरीके से किसी चीज को नहीं निर्दिष्ट कर पाता है, ठीक है। अब शेयर्ड हैबिटेट, साझा पर्यावास हो गया सर। अब क्वेश्चन लीजिए, इसके बाद फीचर के बाद हम क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। नहीं, फीचर के बाद क्वेश्चन लेंगे, मैंने कहा क्वेश्चन के बाद फीचर लेंगे, फीचर के बाद क्वेश्चन लेंगे। स्ट्रक्चरल फीचर का मतलब अभी पीछे हमने ये किया था ना, स्ट्रक्चर किया था ना, तो स्ट्रक्चर में यही दो फीचरों की बात हुई थी। व्हाट इज प्लैंक्टन ऑर्गेनिज्म? प्लैंक्टन ऑर्गेनिज्म जो तैरते रहते हैं, ठीक है। प्लैंक्टन ऑर्गेनिज्म जो किसी तालाब के सतह पे तैरते रहते हैं, और दो तरह के होते हैं। अगर वो पौधे वर्ग से आते हैं तो उनको फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, और जो छोटे छोटे जानवर होते हैं जो सरफेस पे तैरते रहते हैं उनको जूप्लैंक्टन कहते हैं। समटाइम्स यू फॉरगेट टू डिक्टेट इन इंग्लिश। पूजा कह रही है, नहीं पूजा, हम इंग्लिश में आज लिख दे रहे हैं इसलिए डिक्टेट नहीं कर रहे हैं। अगर कोई लंबी बात होगी तो डिक्टेट भी करेंगे, ध्यान हमेशा रहता है, समझ गए ना। चलो अच्छा, देखिए भाई कोई बात नहीं, गुरुजी होता है, मुझसे ज्यादा आप ही लोगों का होता होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो शेयर्ड हैबिटेट हो गई, उसके बाद आहार श्रृंखला तथा संजाल, मींस फूड चेन एंड फूड वेब। कम्युनिटी है तो जाहिर है कि कम्युनिटी में किसी प्रजाति को कोई दूसरी प्रजाति खाएगी, या कम से कम किसी प्रजाति पर कोई दूसरी प्रजाति आश्रित होगी, राइट। तो किसी भी कम्युनिटी में आहार श्रृंखला बिल्कुल भी होनी ही चाहिए, और कई बार आहार श्रृंखलाएं मिल जाती हैं तो उससे आहार का संजाल जो है एक वेब सा बन जाता है। डन। इसके बाद हम आते हैं अंतर प्रजातीय संबंधों पर। कई तरह के होते हैं जिनको हम आगे देखेंगे। इंटर स्पीसीज रिलेशंस, अंतर प्रजातीय संबंध। इसके बाद हम देखते हैं डोमिनेंस इफेक्ट। जिसको हम कहते हैं प्राथमिक प्रभाव। कई किताबों में आप देखेंगे जिसमें लिखते हैं वर्चस्व का प्रभाव। इसको समझाना जरूरी है। इसको आगे हम देखने वाले हैं आज ही की क्लास में, इसको भी आगे देखने वाले हैं आज की क्लास में। ये दोनों हमने कर लिया था, इसलिए इसको नहीं आगे हमने डील किया। इसको भी कर लिया था, और ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, स्वतः स्पष्ट है, तो इसलिए यहां पर कुछ और लिखना नहीं है। लेकिन आहार श्रृंखला और आहार संजाल को और अंतर प्रजातीय संबंधों को हमें डिस्कस करना होगा, जो कि आज ही की क्लास में डिस्कस होने जा रहा है। लेकिन उसके पहले डोमिनेंस इफेक्ट को यहीं पे डिस्कस करके और हम समाप्त करते हैं। डोमिनेंस इफेक्ट का मतलब ये होता है कि कई कम्युनिटी में, हालांकि प्रजातियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन कई कम्युनिटीज में कुछ प्रजाति ऐसी होती है, या शायद एक ही प्रजाति ऐसी होती है, जिस पर पूरी की पूरी कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा आश्रित होती है, और वो पूरी की पूरी कम्युनिटी के पूरी एक्टिविटी को प्राथमिक रूप से वही प्रभाव में प्रभावित करता है। तो उसको हम कहते हैं वर्चस्व का प्रभाव या प्राथमिक प्रभाव। की पूरी कम्युनिटी के स्ट्रक्चर पर, उसकी स्टेबिलिटी पर, उसकी प्रक्रियाओं पर अगर प्राथमिक प्रभाव, सबसे बड़ा प्रभाव किसी का होगा तो ये वाली प्रजाति का होगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि एक साल का फॉरेस्ट है। साल के फॉरेस्ट में बहुत सारे दूसरे ट्रीज भी छोटे मोटे होंगे, कुछ झाड़ियां भी होती हैं, घास भी होते हैं, और साल के फॉरेस्ट में आपको हिरन भी दिख जाएंगे, कई बार चीतल भी दिख जाएगा। तो साल के फॉरेस्ट में ये भी घूमते घामते नजर आ जाते हैं। साल के फॉरेस्ट में तेंदुआ भी रात में घूमता है, उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और कई तरह के पक्षी आते हैं साल के फॉरेस्ट में, कई तरह की तितलियां आती हैं, कई तरह के इंसेक्ट आते हैं साल के फॉरेस्ट में, ये सब चलता रहता है। बंदर बंदर भी रहते हैं साल के फॉरेस्ट में। लेकिन साल के फॉरेस्ट में जो डोमिनेंट स्पीसीज है वो साल का ट्री है। साल का ट्री सबसे ज्यादा बायोमास उस कम्युनिटी में बनाता है। साल के ट्री के ही इर्द गिर्द दूसरी प्रजातियां घूम रही होती हैं। दूसरी प्रजातियां उस फॉरेस्ट में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसलिए बनी हुई हैं क्योंकि वो साल का फॉरेस्ट है। साल का फॉरेस्ट है इसलिए कुछ खास तरह के और पौधे भी उग सकते हैं। वही पौधे हो सकता है कि टीक के फॉरेस्ट में नहीं होते, या शंकुधारी वनों के फॉरेस्ट में नहीं होते। तो कई दूसरे दूसरे पौधे भी हैं। उन पौधों के पीछे कुछ छोटे छोटे जंतु हैं, उन जंतुओं के पीछे कुछ बड़े कार्निवोरस हैं, उनके पीछे कोई उससे भी बड़ा कार्निवोर हो सकता है। कुल मिलाकर के साल के ट्रीज को आप हटाना शुरू कर दो, पूरी की पूरी कम्युनिटी नष्ट हो जाएगी। इसी तरह से जब हम बात करते हैं किसी एक्वाटिक इकोसिस्टम की, तो जब एक्वाटिक इकोसिस्टम की कम्युनिटी की बात करते हैं तो वहां पर पौधों से ज्यादा मछलियों का रोल होता है। तो वो डोमिनेंट स्पीसीज होती हैं, वो बीच में होती हैं, वो प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं है, लेकिन वो हर लेवल पे चीजों को कंट्रोल करती हैं। मछलियां उन छोटे एनिमल को खाती हैं जो शैवालों को खाते हैं। अगर मछलियां ना हो तो ये छोटे एनिमल उन शैवालों को खाकर के खत्म कर देंगे, और उसके बाद वहां पे कोई भी प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राथमिक उत्पादक बचेगा ही नहीं। प्राथमिक उत्पादक क्या होता है, कल पढ़ेंगे इकोसिस्टम में, तो कोई बचेगा ही नहीं। तो मछलियां उस पूरे के पूरे कम्युनिटी को बचाए रखने में अपना योगदान देती हैं। तो वर्चस्व के प्रभाव को, डोमिनेंस के इफेक्ट को हम फिर कैसे परिभाषित करते हैं? हम कहते हैं कि कोई ऐसी प्रजाति जो पूरे समुदाय की प्रक्रियाओं और स्थिरता में सबसे बड़ा योगदान देती है, उसे हम प्राथमिक प्रभाव स्पीसीज या डोमिनेंट स्पीसीज कहते हैं। सामान्यतः डोमिनेंट स्पीसीज का बायोमास सर्वाधिक होता है, लेकिन ऐसा होना अनिवार्य नहीं है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जहां पे डोमिनेंट स्पीसीज से ज्यादा बायोमास ट्रीज का होता है। मिसाल के तौर पे जब हम ऐसे फॉरेस्ट की बात करते हैं जहां पर एलिफेंट बहुत सारे हैं, तो वहां पे एलिफेंट की वजह से बाकी पूरे फॉरेस्ट की दशा और दिशा निर्धारित होती है। एलिफेंट का ग्रोथ है तो एक खास तरह के ही ट्रीज वहां पर रह पाएंगे, सारे ट्रीज वहां पर नहीं रह पाते, क्योंकि ये ट्रीज अभी तो छोटे छोटे पौधे होते हैं, तो कई बार एलिफेंट के पैरों तले कुचल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ट्रीज होते हैं कि एलिफेंट के कुचले जाने के बाद भी वो अपना काम बखूबी करते रहेंगे, वो मर नहीं जाते। कई ट्रीज होंगे जिनका कि वो छोटा वाला पौधा मर जाएगा अगर एलिफेंट से एक बार कुचल जाए, तो ये नहीं मरते, वो सर्वाइव करते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो एलिफेंट वाले फॉरेस्ट में वहां पे डोमिनेंट स्पीसीज एलिफेंट है। लेकिन अगर आप बायोमास की बात कर लें तो जितने एलिफेंट है, मान लो 50 एलिफेंट है फॉरेस्ट में और 500 ट्रीज हैं, तो 500 ट्रीज का मिला दोगे तो वो 50 एलिफेंट से ज्यादा बायोमास होता है। लेकिन
उस इकोलॉजिकल कम्युनिटी की जितनी प्रक्रियाएं हैं, उसकी जो स्थिरता है, वो मुख्यतः एलिफेंट पर आश्रित है। तो ये हो गया डोमिनेंट स्पीसीज का। मैं आप हो सकता है कि अभी आपके सवाल हो, उसको सवाल को भी हम हम इंक्लूड करेंगे अभी इस फीचर के डिस्कशन के बाद, लेकिन अभी आप लिखने का काम करें। डोमिनेंट स्पीसीज की परिभाषा आप लिखें। किसी भी समुदाय में किसी भी समुदाय में उसकी प्रक्रियाओं और स्थिरता किसी भी समुदाय में उसकी प्रक्रियाओं और स्थिरता में जिस प्रजाति का सर्वाधिक योगदान होता है, स्थिरता में जिस प्रजाति का सर्वाधिक योगदान होता है, स्थिरता किसी भी समुदाय में उसकी प्रक्रियाओं किसी भी समुदाय में उसकी प्रक्रियाओं और स्थिरता किसी भी समुदाय में उसकी प्रक्रियाओं और स्थिरता में जिस प्रजाति का सर्वाधिक योगदान होता है, स्थिरता में जिस प्रजाति का सर्वाधिक योगदान होता है, उसे डोमिनेंट स्पीसीज कहा जाता है। उसे डोमिनेंट स्पीसीज कहा जाता है। उसे डोमिनेंट स्पीसीज कहा जाता है। डन। इंग्लिश में लिखिए। इन एनी कम्युनिटी द स्पीसीज हैविंग in any community the species having the maximum impact on the processes and stability of the community is known as dominant species is known as dominant species. All right, अब हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पर। डोमिनेंस इफेक्ट हो गया। इसके बाद इकोलॉजिकल गिल्ड, जो आगे का एक टॉपिक है, यहां पे अब हम लोग उसको परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है ना। इकोलॉजिकल गिल्ड, पारिस्थितिक झुंड। अब यहां पर हम इसको देखते हैं कि इकोलॉजिकल गिल्ड का मतलब क्या होगा। इकोलॉजिकल गिल्ड का मतलब ये होता है कि वो अलग अलग प्रजातियां जो एक ही संसाधन को एक ही तरह से इस्तेमाल करती हैं। अब जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सब एक ही संसाधन को, जो कि होगा घास और छोटे पौधे, एक ही तरह से इस्तेमाल करते हैं। मतलब होगा कि वो उसके मुलायम पत्तियों को और उसके मुलायम तने को वो खाते हैं। तो ये गाय, भैंस, बकरी तीनों मिलकर के एक इकोलॉजिकल गिल्ड बनाते हैं, एक पारिस्थितिक झुंड बनाते हैं। अंडरस्टूड। इसी तरह से शेर, लकड़बग्घा, तेंदुआ, टाइगर, अगर ये एक ही इकोसिस्टम में हैं, तो ये सब मिलकर के एक इकोलॉजिकल गिल्ड बनाएंगे, क्योंकि ये सब ग्रेजर पर आश्रित हैं और ग्रेजर को एक ही तरह से इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ मान लो ग्रेजर है और ग्रेजर के स्किन पर, उनके सरफेस पर कोई पैरासाइट इंसेक्ट जो लगा हुआ है, ठीक है, जुड़ गया है पैरासाइट इंसेक्ट, और वहां से उसका खून चूस रहा है। तो क्या शेर और वो पैरासाइट एक ही झुंड के हिस्सा होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि दोनों ही एक ही संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या एक ही तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं? एक ही तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। शेर उसका अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और वो पैरासाइट उसका इस्तेमाल अलग तरीके से कर रहा है। तो इस यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे ये दो प्रजातियां एक ही संसाधन पर आश्रित हैं, लेकिन एक ही प्रकार से आश्रित नहीं है। तो ऐसी प्रजातियों के समूह को इकोलॉजिकल पारिस्थितिक समूह भी कहते हैं, पारिस्थितिक झुंड भी कहते हैं और इकोलॉजिकल गिल्ड भी कहते हैं। हिंदी में लिखिए पहले। किसी समुदाय में प्रजातियों का एक ऐसा समूह किसी समुदाय में प्रजातियों का एक ऐसा समूह जो एक ही प्रकार के संसाधन पर जो एक ही प्रकार के संसाधन पर एक समान रूप से आश्रित हैं, एक समान रूप से आश्रित हैं। इंग्लिश में लिखिए। विदिन अ कम्युनिटी अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज विदिन अ कम्युनिटी अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज which use the same resource in the same manner which use the same resource in the same manner. Example, grazers guild. पर्णभक्षी समूह। अब इसमें कई सारे ग्रेजर्स आ जाएंगे, कुछ छोटे। दूसरा कार्निवोर गिल्ड, जिसको हम कह देते हैं मांसाहारी समूह। अब उसमें भी अलग अलग होंगे, सब गिल्ड बनेंगे। तो इस तरह से हम इकोलॉजिकल गिल्ड की बात करते हैं। सेकंड हेडिंग क्या है? सेकंड मतलब कहाँ? इसमें सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हो या
दोनों फूड के लिए डिपेंड है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब लास्ट में ये लास्ट वाला फीचर है और उसके बाद क्वेश्चन का टाइम आएगा, वो है अनुक्रमण, सक्सेशन। समय के साथ समुदाय के प्रजाति संरचना में परिवर्तन, समुदाय के परिवर्तन, चेंजेस इन स्पीसीज स्ट्रक्चर ऑफ अ कम्युनिटी विद राइट। ये हो गया पर्णभक्षी हर्बीवोर। सर डोमिनेंस का एग्जांपल दे दीजिए। डोमिनेंस, डोमिनेंस का एग्जांपल जो मैंने बताया कि जैसे एलिफेंट वाले फॉरेस्ट में एलिफेंट डोमिनेंट स्पीसीज है, इसी तरह से साल फॉरेस्ट में साल के ट्रीज जो हैं वो डोमिनेंट स्पीसीज है, राइट। चलो ये सब फीचर में है, तो ये 8 पॉइंट हमारे फीचर के हो गए। सक्सेशन मीन दीपक यहां लिखा हुआ है कि, और पहले की भी क्लास में मैंने समझाया है कि पारिस्थितिक अनुक्रमण का मतलब है कि एक ही समुदाय में समय के साथ साथ, और समय की जब हम बात करते हैं तो बहुत लंबे समय अंतराल की बात करते हैं, तो इस लंबे समय अंतराल के दौरान किसी भी समुदाय के प्रजातियों की विविधता में एक चेंज आता है और उस चेंज को हम सक्सेशन कहते हैं, करेक्ट। चलो व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस, कुछ प्रजातियां वहां से खत्म हो जाएंगी, कुछ नई प्रजातियां आ जाएंगी। तो अब क्वेश्चन का टाइम आ गया, 10:31 हो रहा है। अब पहला क्वेश्चन ब्रेक हम लोग ले रहे हैं और उसके बाद अगला क्वेश्चन ब्रेक हम लोग लेंगे 11:10 पर, अगले 10 मिनट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लें कि हम लोग कहाँ पे हैं। हम लोग अगली हमारा टाइम अब इन तीनों पर लगेगा। जो सातवां है वो बहुत छोटा है और सातवें में देखें तो एक आधा चीजें हमने टच कर ली हैं, विशेषकर हमने ये वाला पार्ट टच कर लिया है, गिल्ड वाला पार्ट जो है वो हमने टच कर लिया है। तो गिल्ड को अब दोबारा करने की जरूरत नहीं है, बाकी अंतर प्रजातीय संबंध की बात होगी और आहार श्रृंखला और आहार संजाल की बात होगी, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन, डोमिनेंट स्पीसीज का एग्जांपल दे दिया है अभी थोड़ी देर पहले, लाइकेन टू प्लांट मिलियंस ऑफ इन मिलियन ईयर, एग्जांपल ऑफ सक्सेशन, यस करेक्ट। सर बेंथिक कम्युनिटी एक्वाटिक कम्युनिटी होता है। प्रजाति संरचना का मतलब है कि कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाएंगी। व्हाट डू यू मीन बाय रिचनेस, कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। ग्रेजर से एनिमल की जान जा सकती है, ग्रेजर प्लांट को खाते हैं, प्लांट की जान जा सकती है। माइग्रेटरी एनिमल्स भी कम्युनिटी का हिस्सा हो सकते हैं, थोड़े वक्त के लिए हो सकते हैं। अनुक्रमण आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मंकी किस गिल्ड में आएगा, जनरली वो ट्री लिविंग गिल्ड में आते हैं, फल वल खाते हैं। साझा पर्यावास का मतलब है कि एक ही पर्यावास में वो पाए जाते हैं। जलकुंभी शैवाल नहीं होता। शेयर्ड हैबिटेट का मतलब होता है कि एक ही तालाब में, एक ही झील में, एक ही घास के मैदान में, एक ही वन में वो है। सर आप आपदा प्रबंधन का क्लास लेने वाले थे, उससे ज्यादा जरूरी अभी इन्वायरमेंट है, इसलिए इन्वायरमेंट ले रहे हैं, आपदा प्रबंधन अब बाद में लिया जाएगा। सर बहुमत के आधार पर प्रभुत्व तय होता है, बहुमत के आधार पर हमेशा होता है नहीं। सन किस कम्युनिटी में आएगा, किसी कम्युनिटी में नहीं, सन एबायोटिक है। क्लाइमेट कम्युनिटी आगे पढ़ेंगे, शेयर हैबिटेट बता दिया। पैरासाइट और लाइन एक गिल्ड में क्यों नहीं है, खुद सोचो पता चल जाएगा। छत्र वृक्ष का मतलब कि जैसे कि वन का छत्र तय होता है। ऑल क्लियर संगठन, सुधांशु कह रहे हैं संगठन का मतलब क्या। सुमन आपदा प्रबंधन पर मैंने अपना दे दिया है कमेंट, इफेक्ट अप्लाइड ऑन ह्यूमंस, ह्यूमंस तो हर जगह है। निर्बाध लैंगिक प्रजनन का मतलब है कि कोई भी बायोलॉजिकल बाधा उसमें नहीं है। फूड चेन और फूड वेब नहीं हुआ, तुमने अभी देखा ही नहीं है कि आज के टॉपिक मैंने क्या क्या नोट किए हैं, नो डाउट। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन क्या, एक बार गूगल पे सर्च करो, ये बहुत सिंपल ज्योग्राफी है, 9वीं 10वीं क्लास की ज्योग्राफी है, एक बार देख लेना। शेर और हाथी का पर्यावास साझा होता है, बिल्कुल होता है, एक ही जंगल में रहते हैं तो क्यों नहीं। चल लंबा समय मतलब कितना, कई बार कुछ 1 लाख साल, कई बार कुछ 1000 साल, कई बार कुछ 100 साल, लेकिन नॉर्मली यही। दो बच्चों ने लिखा कि आप हमारा प्रश्न नहीं लेते, बिल्कुल हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। ये होगा हमारा कॉन्सेप्ट नंबर कितना, ये होगा हमारा फोर्थ, फिफ्थ में आहार श्रृंखला और आहार संजाल है। अंतर प्रजाति संबंध, इंटर स्पीसीज रिलेशन, मेरे साथ लिखते रहेंगे तभी कंसंट्रेशन बनेगा। और साथ में जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनते रहेंगे। अगर जरूरत हो तो ईयरफोन या हेडफोन जरूर से ले लीजिएगा, फोन में उतनी बड़ा स्पीकर होता नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं इंटर स्पीसीज रिलेशन। तो किसी भी कम्युनिटी में, ठीक है, किसी भी समुदाय में सबसे पहले हम देखते क्या है, प्रजातियों के बीच प्रत्यक्ष संबंध हो सकता है और अप्रत्यक्ष संबंध हो सकता है। अप्रत्यक्ष संबंधों को हम कहते हैं 0-0 संबंध। 0-0 का मतलब ना तो ए प्रजाति बी को प्रभावित नहीं करेगा, ए टू बी 0 रहेगा, और ना बी प्रजाति ए को प्रभावित करेगा। नहीं, ये तो
यहाँ पे ए ही रहेगा, यहाँ पे बी, ठीक है, ए, और ना तो बी प्रजाति ए को कहीं भी कोई प्रभाव डालेगा। अगर हम एक एग्जाम्पल के रूप में देखें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल लायन या टाइगर और घास और पौधों के बीच में होता है। हालांकि अप्रत्यक्ष संबंध है, टाइगर उनको खाता है जो घास को खाते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष संबंध कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि टाइगर से घास पर 0 प्रभाव पड़ेगा और घास से टाइगर को 0 प्रभाव पड़ेगा। इसको हम कहते हैं अप्रत्यक्ष संबंध। अप्रत्यक्ष संबंधों को हम अब इसके आगे नहीं कैरी करेंगे, बस इतना ही कि इसको हम 0-0 संबंध कहते हैं, मतलब कि ए का बी पर 0 प्रत्यक्ष प्रभाव है, अप्रत्यक्ष प्रभावों की बात नहीं की जा रही है, और बी का ए पर 0 प्रत्यक्ष प्रभाव है। अंडरस्टूड? अब हम आ जाते हैं प्रत्यक्ष संबंधों पर। प्रत्यक्ष संबंध कुछ इस तरह से होते हैं। सबसे पहले 0 प्लस 0 माइनस प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, इतने तरह के प्रत्यक्ष संबंध हो सकते हैं। अब आप खुद से सोच करके बताओ कि इसका मतलब क्या निकलेगा। ठीक है, एक बार आप खुद से सोच करके बताओ कि इसका मतलब क्या निकलेगा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 0 प्लस, इसका मतलब है कि एक प्रजाति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन दूसरी प्रजाति को फायदा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक प्रजाति को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन दूसरी प्रजाति को उससे नुकसान हो रहा। ठीक है, अब हम आते हैं कि प्लस प्लस मतलब दोनों प्रजातियों को एक दूसरे से फायदा है, फिर प्लस माइनस एक को फायदा एक को नुकसान है, माइनस माइनस दोनों को ही एक दूसरे से नुकसान है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं और प्रत्यक्ष संबंधों को अब हम एक एक करके देखने जा रहे हैं। अरे ये गोट ग्रास लाइन से बाहर निकलो और अब कुछ और चीजों को समझना सीखो। सर आपके नोट्स 2029 तक काम में आएंगे, 2049 तक भी काम में आएंगे अगर अपडेट करते रहोगे तो। ठीक है, चलो अभी एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे, 0 और प्लस से शुरू करेंगे। 0 एंड प्लस, ये सबसे पहला है। 0 और प्लस को हम क्या कहते हैं, 0 और प्लस को हम कहते हैं कमेंसलिज्म। ठीक है, इसको हम कहते हैं कमेंसलिज्म। अब कमेंसलिज्म क्या होता है उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। कमेंसलिज्म एक ऐसा रिलेशन है जहां पर एक प्रजाति को फायदा हो रहा है, लेकिन दूसरे प्रजाति को उससे ना तो कोई फायदा है ना तो कोई नुकसान है, तो उसको हम कहते हैं कमेंसलिज्म। इसके बड़े सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन एक सिंपल सा एग्जाम्पल अगर आप लीजिए तो आप देखते क्या है कि कई बार छोटे छोटे बर्ड ग्रेजर के बॉडी पे बैठ करके, जो बड़े ग्रेजर हैं और धीरे धीरे मूव करते हैं, तो छोटे छोटे बर्ड ग्रेजर की बॉडी पे बैठ करके और ट्रैवल करते रहते हैं। तो ट्रैवल करते रहना जो है ना, ये कोई फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है ना, ऐसा मत समझिएगा कि छोटे बर्ड को कहीं जाना है तो उसकी सवारी करके जा रहा है, लेकिन छोटे बर्ड इस तरह के बड़े एनिमल के बॉडी में छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन इंसेक्ट से बड़े वाले एनिमल का कोई खास नुकसान भी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं, बर्ड उन इंसेक्ट को खाते रहते हैं। तो इससे क्या हुआ कि बर्ड का फायदा हुआ, उस बड़े एनिमल को कोई नुकसान नहीं हुआ और कोई फायदा भी नहीं हुआ, बड़े एनिमल को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह से जब पक्षी बर्ड्स पेड़ों पर घोंसला लगाते हैं, तो पेड़ों पर घोंसला लगाते हैं, पेड़ को ना तो फायदा है ना नुकसान है, पेड़ को ना तो फायदा हो रहा है ना तो नुकसान हो रहा है, लेकिन बर्ड को एक रहने की जगह मिल गई। तो ये क्या हुआ, ये भी एक एग्जाम्पल है जहां पर एक प्रजाति को कोई फर्क नहीं पड़ा, दूसरी प्रजाति को लेकिन फायदा हो रहा है। इसको हम कहते हैं कमेंसलिज्म या सहभोजिता। ठीक है, अच्छा अपनी तरफ से एग्जाम्पल देकर के और उसको कंफ्यूज मत करो, नहीं तो एग्जाम में पढ़ करके भी गलत कर दोगे। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया कमेंसलिज्म। एक हिंदी जो बुक में लिखी हुई वो सहभोजिता है, लेकिन वो अच्छी हिंदी नहीं है, इसलिए मैं कहूंगा कि सहभोजिता को आप लोग थोड़ा सा लाइटली ही लीजिएगा, हालांकि बुक में दिया हुआ है। इसको ऐसे ही अगर आप लें कमेंसलिज्म के रूप में तो ज़्यादा अच्छा है। तो प्रजाति ए को लाभ होता है, प्रजाति बी को कोई प्रभाव नहीं। अब जैसे आप देखेंगे क्या कि कई सारे टर्टल के बॉडी पे ना, खासतौर पे उनके शेल पे, ठीक है, आप शैवालों को ग्रो करते हुए देखेंगे। ठीक है, तो शैवालों को ग्रो करने की जगह मिल गई। टर्टल को कोई फायदा हुआ नहीं, टर्टल को कोई नुकसान हुआ बिल्कुल नहीं, टर्टल अपना काम कर रहा है, लेकिन शैवालों को फायदा हो गया। अंडरस्टूड? कमेंसलिज्म एक इन छूट गया था, राइट? तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, टर्टल के शेल, कवच पर शैवाल, शैवाल मतलब एल्गी। इसी तरह से मछलियों के शरीर पे भी इस तरह से आप शैवालों को ग्रो करते हुए देख सकते हैं। ठीक है ना, मछलियों के शरीर पर भी आप इस तरह से शैवालों को ग्रो करते हुए देख सकते हैं। सर कछुआ भी बनाना है, बना लोगे तो अच्छा ही है, बनाने में तो कोई खास टाइम लगा नहीं इसमें, नहीं भी बनाओगे तो वो लिख लो। डन? तो ये हो गया कमेंसलिज्म। याद रखना ये 0 और प्लस है। एक और एग्जांपल क्या होगा, वृक्षों पर पक्षियों का आश्रय। तो एग्जांपल हो गए ना हमारे। इसी तरह से एक और एग्जांपल की अगर हम बात करें तो बहुत सारे पेड़ों के तनों पर, ठीक है, बहुत सारे पेड़ों के तनों पर आप देखेंगे लाइकेन ग्रो कर जाते हैं। ये भी एक तरह का कमेंसल रिलेशन है। ये देखो लाइकेन ग्रो कर क्या है, पेड़ों को कोई फायदा नहीं होता इससे, क्या कोई नुकसान है, बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक कोई नुकसान नहीं है पेड़ों के तनों पर लाइकेन।
कमेंसलिज्म समझ में आ गया। 30 बर्ड्स पॉजिटिव, यस। चलो देखो अब अगला क्या है, प्रत्यक्ष संबंध 0 एंड पॉजिटिव हो गया। अब हम आते हैं 0 एंड निगेटिव। अभी कह रहा है ट्री खराब हो जाते हैं। अभी बायोलॉजिकल साइंस में पीएचडी करी है तो मुझे मत बताओ कि पेड़ खराब होते हैं कि नहीं होते, नहीं होते। तो अब आते हैं 0 एंड माइनस पे। 0 एंड माइनस को हम ऐसे कहते हैं कि 0 और माइनस में एक को कोई फायदा नहीं है लेकिन दूसरे को नुकसान जरूर हो जाता है। उस रिलेशन को हम कहते हैं एमेंसलिज्म। 0 और माइनस का रिलेशन, ठीक है, और इस रिलेशन को हम कहते हैं एमेंसलिज्म। डबल एम नहीं होगा, सिंगल एम, अमेंसलिज्म, ठीक है। और अमेंसलिज्म में प्रजाति ए को कोई लाभ नहीं लेकिन प्रजाति बी को नुकसान पहुंचता है। प्रजाति ए को कोई लाभ नहीं लेकिन प्रजाति बी को नुकसान पहुंचता है। अब ये देखो कैसे हो रहा है। अब जैसे एक ट्री है, उस ट्री की जड़ों से, ठीक है, कुछ ऐसे पदार्थ निकल रहे हैं। ये ट्री है, ठीक है, और इस ट्री की जड़ों से, ठीक है, ये ट्री हो गया अपना, इस ट्री के रूट से कुछ ऐसे पदार्थ निकल रहे हैं जो कि दूसरे पौधों के ग्रोथ को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरे पौधे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। ये देखो, ये सब जो पिंक कलर के जो पदार्थ निकल रहे हैं ये दूसरे पौधों को ग्रो करने में मुश्किल पहुंचाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये जो सब्सटेंस है जो पिंक कलर में है, जो ट्री के साथ, ट्री की जड़ों से ये निकले हैं, ऐसे देखो, ठीक है, ये ट्री के जड़ से जो सब्सटेंस निकले हैं, इनसे इस ट्री को कोई फायदा नहीं है, बस इसका ये एक बायोलॉजिकल नेचर है कि ये इस तरह के वेस्ट मैटर को रिलीज करेगा, सिंपल। लेकिन अगर वो कुछ दूसरे पौधों को नुकसान पहुंचाता है तो इसके आसपास दूसरे पौधे नहीं हो पाएंगे। उस ट्री का कोई पर्पस नहीं था कि दूसरे पौधों के ग्रोथ को वो रोके, ऐसा कोई पर्पस नहीं है कि दूसरे पौधों के ग्रोथ को रोके, क्योंकि उससे जो है ट्री को कोई नुकसान होगा, बिल्कुल नहीं। छोटे मोटे पौधे अगर उगी आते तो ट्री ऊपर है तो उसको पहले सूर्य की किरणें मिलेंगी, नीचे वाले पौधों को बाद में सूर्य की किरणें मिलनी है, तो ट्री को पहले सूर्य की किरणें मिलनी है, तो ट्री वहां पे नहीं कोई मार खा रहा। छोटे पौधे उग भी जाएंगे तो उसके जड़ इतने गहरे नहीं जा रहे कि वो ट्री के साथ किसी भी तरह का कॉम्पिटिशन करेंगे, तो यहाँ पे भी ट्री को कहीं कोई नुकसान नहीं है, ठीक है ना, यहाँ भी ट्री को कहीं कोई नुकसान नहीं है। बावजूद इसके अगर आप देखना चाहें तो आप देखेंगे कि ट्री के इन सब्सटेंस के रिलीज की वजह से कोई छोटा मोटा पौधा वहां पर ग्रो नहीं कर रहा है। तो इसका जो एग्जाम्पल है हमारा, इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल होगा जिसको हम कहते हैं एलिलोपैथी। एलिलोपैथी एक पौधे या वृक्ष के द्वारा रिलीज ऐसा पदार्थ जिससे दूसरे पौधों का विकास रुकता या दुष्प्रभावित होता है, तो इसको कहते हैं एलिलोपैथी, राइट। तो substances released by a plant or tree inhibiting the growth of other plants, राइट। तो इसको हम कहते हैं एलिलोपैथी, और ये बहुत बड़ा एग्जांपल है। पार्थेनियम इसका एग्जांपल नहीं होगा अलगा, आप लोग अपनी तरफ से एग्जांपल ना जोड़ें, नुकसान हो जाएगा आपका अपना और दूसरों का भी। ये सभी पेड़ों में होता है? नहीं, सभी पेड़ों में नहीं होता। एलिलोपैथी लाइकेन होते हैं, संगम कुमार नहीं होते, ठीक है। चलो, तो एलिलोपैथी समझ में आ गया, और ये क्या था हमारा 0 एंड माइनस वाला एक एग्जांपल है, 0 और माइनस वाला। अब हम आते हैं अगले एग्जांपल पे। ये देखो, प्लस और प्लस वाला एग्जांपल, ये रहा हमारा प्लस और प्लस वाले एग्जांपल पर आ जाओ। प्लस प्लस सहजीविता, जिसको हम कहते हैं हमारा थर्ड हो गया, ठीक है ना। सहजीविता को पहले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस में दोनों ही प्रजातियों का लाभ, इसको हम म्यूचुअलिज्म या पारस्परिकता भी कहते हैं। बेनिफिट टू बोथ स्पीसीज। अब यहां पर हम देखें तो सबसे पहले लाइकेन। लाइकेन में होता है फंजाई, मतलब कवक, जो कि लाइकेन की संरचना बनाता है, और साथ ही साथ जल या नमी
का अवशोषण करता है। मीन्स लाइकेन गेट्स यू द वाटर एंड मॉइस्चर, और लाइकेन से स्ट्रक्चर भी बनता है। सारे सहजीवी आएंगे प्लस प्लस में, बिल्कुल आएंगे, ठीक है, बिल्कुल आएंगे। और लाइकेन में एल्गी भी होता है। एल्गी का मतलब है शैवाल, और यहां पर हम क्या देखते हैं कि शैवाल जो है आहार का उत्पादन करेगा। शैवाल क्या करेगा? आहार का उत्पादन करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कवक मूल पर, जिसको हम कहते हैं माइकोराइजा। जिसको हम कहते हैं माइकोराइजा, ठीक है। यहां पर कवक होगा, वो क्या करेगा? जल का, खनिज लवणों का अवशोषण करके देगा। किसको? पौधे को। इंग्लिश में लिखना है तो वाटर एंड मिनरल सॉल्ट एब्जॉर्प्शन। और यहाँ पे पौधे का रूट होता है, जो कि फंगस को देता है शरण, ठीक है, शेल्टर, और फंगस को देता है आहार। तो दोनों का फायदा है यहाँ पे। और तीसरा एग्जांपल हम लेंगे राइजोबियम और दलहन के पौधों का, जहां पर राइजोबियम नाइट्रोजन को फिक्स करके देगा, और दलहन के पौधे क्या देंगे? दलहन के पौधे देंगे उसको शरण और साथ ही साथ आहार। तीसरा एग्जाम्पल है राइजोबियम, लेग्यूम। लेग्यूम का मतलब है दलहन पौधे, जिनसे हम दाल वगैरह प्राप्त करते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे दलहन से हम दाल ही प्राप्त करते हैं, लेग्यूम में मूंगफली भी आ जाती है, सोयाबीन भी आ जाता है, ठीक है। और राइजोबियम जो कि है एक जीवाणु। तो राइजोबियम यहाँ पे क्या करेगा? नाइट्रोजन की फिक्सेशन करेगा। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। और लेग्यूम क्या करेगा? लेग्यूम देगा शरण, और राइजोबियम को देगा ये आहार। तो ये तीन तरह के ऐसे हो गए, ये तीन तरह के ऐसे रिलेशन हो गए, जहां पर हम क्या देखते हैं कि दोनों को कहीं ना कहीं लाभ हो रहा है। एल्गी को कैसे फायदा मिलता है? बिना फंगस के वो एल्गी ऐसे जगहों पे रह नहीं पाएगा जहां पे लाइकेन रहता है। एल्गी सामान्यतः बहुत हाई मॉइस्चर वाली जगह पे रहते हैं, लेकिन अगर एल्गी को ऐसी जगहों पे रहना है जहां पे लाइकेन पाया जाता है, तो एल्गी तभी रह पाएगा जब उसको फंगस का एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिले, नहीं तो एल्गी नहीं रह पाएगा, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल में कौन प्लस प्लस है? फर्स्ट एग्जाम्पल में एल्गी का भी प्लस है, फंगस का भी प्लस है। अच्छा, एक बच्चे ने कहा है कि जीरो और माइनस का एक और एग्जाम्पल दे दीजिए। एक एग्जाम्पल तो हमारे क्लास में है, बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में मैसेज करते रहते हैं, जिससे उनका कोई फायदा नहीं होता, लेकिन दूसरे लोगों का नुकसान हो रहा है। जो लोग गंभीरता से पढ़ने आए हैं तो उनका कंसंट्रेशन बार बार ब्रेक कर रहा है, जो गंभीरता से पढ़ाने आए हैं उनका भी कंसंट्रेशन ब्रेक कर रहा है, तो नुकसान हो गया। लेकिन जो लोग मैसेज से फ्लड किए रहते हैं और बिना कारण के मैसेज के, तो उनका कोई फायदा भी नहीं हो रहा है। तो ये भी एक तरह का मेंसलिज्म है, याद रखिएगा। पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर भी प्लस प्लस है। तो मेंसलिज्म का एग्जाम्पल भी मिल गया एक और, अब कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। अब देखना है प्लस माइनस। प्लस माइनस में डायरेक्ट फीडिंग का रिलेशन होगा, इसीलिए प्लस और माइनस होता है, ठीक है। प्लस माइनस कब होगा? जब डायरेक्ट फीडिंग रिलेशन होगा तब होगा प्लस माइनस, ठीक है। तो ए को कोई लाभ मिल रहा है और बी को इसकी वजह से हानि हो रही है, ठीक है। और ये तभी होता है जब प्रत्यक्ष आहार संबंध हो, व्हेन देयर इज डायरेक्ट ट्रॉफिक रिलेशन। जब एकदम से डायरेक्ट ट्रॉफिक रिलेशन है तो ये होगा, ठीक है। अब इसके दो डायमेंशन है। पहला है प्रीडेशन, शिकार, प्लस हर्बीवोरी। हर्बीवोरी का मतलब पादप भक्षण। दोनों में ही हर्बीवोरी में हमारा ग्रेजर प्लस में है और पौधे माइनस में है। और हर्बीवोरी के बड़े सारे, ठीक है, हर्बीवोरी के बड़े सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो हर्बीवोरी दिखते नहीं है। हर्बीवोरी में अक्सर हमारा ध्यान क्या जाता है कि हिरन कैसे खा रहा है, ठीक है, वो ध्यान जाएगा हमारा। या हर्बीवोरी में हमारा ध्यान जाएगा गाय कैसे घास को चर रही है, जिराफ कैसे पेड़ की पत्तियों को खा रहा है। लेकिन ये भी तो हर्बीवोरी है जो हम दिखाने जा रहे हैं आपको। देखो एक पत्ती पे एक लार्वा है जो घूम रहा है, ठीक है। तो ऐसे नहीं घूम रहा है, ये खाने के चक्कर में घूम रहा है। देख रहे हो, ये खाने के चक्कर में घूम रहा है। और अगर ज्यादा वक्त तक इसको छोड़ दिया, ठीक है, तो ये पत्ती जो आज ऐसी है ये ऐसी हो चुकी होगी। और ये जो लार्वा है, आप सोचोगे कि सर लार्वा कैसा हो चुका होगा। लार्वा अब एक तितली बन चुकी है। ये भी एक हर्बीवोरी ही है, ठीक है। ये भी एक हर्बीवोरी है, समझ में आ गया। तो नुकसान किसका है? पौधे का है। और प्रीडेशन में प्रीडेटर, शिकारी का क्या है? फायदे में है। और बेचारा जो शिकार है, जिसको हम प्रे कहते हैं,
वो है नुकसान में, माइनस में। तो पहला तो ये हो गया, प्रेडेशन इंक्लूडिंग हर्बीवोरी, करेक्ट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाला, जिसको हम कहते हैं परजीविता, पैरासाइटिज्म। इस रिलेशन में दो लोग होते हैं, पहला होता है परजीवी जिसको हम कहते हैं पैरासाइट, और दूसरा इसका होस्ट, ठीक है। होस्ट वो प्रजाति जिस पर पैरासाइट आश्रित होता है, ठीक है। तो पैरासाइट जो है होस्ट के साथ लंबे समय तक, ठीक है, होस्ट के साथ लंबे समय तक जुड़ा रहता है और भोज्य पदार्थों का अवशोषण करता है, ठीक है। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म एसोसिएशन विद द होस्ट और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल। होस्ट एक प्रजाति जिस पर परजीवी आश्रित है। यहां पर एग्जांपल क्या होगा, टिप 1 पीता कृमि, जो बड़े एनिमल्स पर आश्रित होगा, ठीक है। तो प्लस माइनस को क्या कहते हैं, ये एक सवाल आया, ठीक है। तो देखो प्लस माइनस को ये दो आयाम है, एक तो प्रीडेशन और दूसरा पैरासिटिज्म। तो दोनों ही रिलेशन में एक को फायदा और एक को नुकसान हो रहा है। बटरफ्लाई वाला फिर से बता दीजिए, बटरफ्लाई वाला ऐसे बता रहे थे ना कि वो बटरफ्लाई का लार्वा था, वो पत्तियों को खा करके धीरे धीरे चेंज हुआ है, वो बटरफ्लाई बन गया, वो उड़ गया, और पत्तियों का जो नुकसान होना था वो हो गया। तो ट्रीज पर दीमक का क्या रिलेशन है, ओके। दीमक एक तरह से पैरासाइट है, धीरे धीरे ट्री को खाते रहते हैं और ट्री को खोखला कर देते हैं। डन। प्रीडेशन और हर्बीवोरी के बीच प्लस क्यों लगाया, देख लूं कहां प्लस लगा दिया, और अब एक माइनस माइनस करना है हमें। प्रीडेशन प्लस हर्बीवोरी, मतलब प्रीडेशन के ही दायरे में आता है हर्बीवोरी भी, लेकिन इसको अलग से मेंशन कर दिया। अब लास्ट वाला है हमारा क्या, माइनस माइनस, यहां पे देखिए प्लस माइनस हो गया, अब हम करने जा रहे हैं माइनस माइनस। तो प्रत्यक्ष संबंध फिर यहां पर आकर के हमारे समाप्त हो जाएंगे। माइनस माइनस, ऐसा कौन सा रिलेशन हो सकता है जहां पे दोनों का नुकसान हो, स्पीसीज ए का भी नुकसान हो और स्पीसीज बी का भी नुकसान हो। एक ही रिलेशन है जिसको हम कहते हैं प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिशन, करेक्ट। इसी को हम कहते हैं कॉम्पिटिशन, मतलब दो प्रजातियां एक ही सीमित संसाधन पर आश्रित हैं। टू स्पीसीज डिपेंडेंट ऑन अ कॉमन लिमिटेड रिसोर्स। तो अगर कभी वो रिसोर्स ए के हाथ लगी तो बी का नुकसान हुआ, और बी के हाथ लगी तो ए का नुकसान हुआ, करेक्ट। तो कंपटीशन में ना किसी एक को नुकसान जरूर होगा। माइनस माइनस का नेम, माइनस माइनस को के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन आता है। आज का एजेंडा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, कल पहले 15 मिनट में कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए, कोई बात नहीं, जो कि अच्छे से किया। अब बाकी जो है ये कल हम लोग कर लेंगे 5, 6, 7, और 5, 6, 7 करने के साथ साथ हम लोग इकोसिस्टम भी कल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कल क्लास है, मतलब कल सैटरडे है, लेकिन कल की क्लास हम लोग रखेंगे, क्योंकि इस वीक मंडे की क्लास नहीं हो पाई थी, तो कल की क्लास रख लेते हैं। तो हम थोड़ा सा इस वीक जितना हम करना चाहते थे कर लेंगे, टाइम वही रहेगा क्लास का, और एक्जैक्टली इसी पॉइंट से कंटिन्यू कर लेंगे। टॉपिक नंबर 5 से 5, 6, 7 करेंगे और तब आएंगे हम लोग इको सिस्टम पर, ठीक है। तो बस इतना ही आज के लिए, कल मिलते हैं फिर 9:15 पे। गुड बाय।